हेलो फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेशन करेंगे और हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने लास्ट सेशन में देखा, लास्ट सेशन में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे एक दूसरे पार्टी के बीच में बनता है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन बेसिक्स देखने चाहिए हमें और क्या क्या उसमें पेमेंट टर्म्स जनरली होते हैं। ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें हमने देखी, आज के दिन में हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं या फिर कैसे वो डिमांड करते हैं, या उस कॉन्ट्रैक्ट का एक एक इंपोर्ट का लेग हो चाहे एक्सपोर्ट का लेग हो, उस लेग को हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और वो जो इन्वॉल्व होती है हम लोग बेसिक्स देखेंगे कहाँ कहाँ पे वो चीज़ एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अभी बाद में जो होगा नेक्स्ट सेशन या फिर ऑनगोइंग हम लोग जो देखेंगे वो हर एक इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का हम लोग डिटेल में जाएंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग देखेंगे सिर्फ ये रहेगा कि कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें वो आती है कि कंसेप्ट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर अदर चीज़ें उसका कहाँ पे आती है। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि दो पार्टी है, या फिर नहीं दो पार्टी नहीं लेते, हम लोग फर्स्ट पार्टी लेते हैं कि सपोज एक पार्टी ए है। ठीक है, अभी पार्टी ए क्या चाह रही है? ठीक है, पार्टी ए का रिक्वायरमेंट है कि वो एक सपोज विंड पावर का प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है। ठीक है, अभी जब ये विंड पावर प्रोजेक्ट में बनाना चाह रही थी, इनका क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले वो जो पार्टी ए है सेट करेगी। सपोज इनका जो रिक्वायरमेंट है 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का या फिर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट का इनका रिक्वायरमेंट है, जो कि विंड पावर के बेसिस पे प्रोड्यूस होगी। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर इनका प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अभी ये सेट करेंगे कि इसका कॉस्टिंग क्या हो गया। सपोज इन्होंने इसका कॉस्ट 1000 करोड़ रखा। ठीक है, अब ये 1000 करोड़ इन्होंने इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट रखा कि मेरा जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 1000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया है इसको एक बिडिंग या फिर टेंडर फ्लोट करेंगे। ठीक है, कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट में जो जो पार्टिसिपेट करना चाहती है वो पार्टीज आप अपना टेंडर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंडर सबमिट करने के लिए ये जो पार्टी ए है क्या करेगी? ये पार्टी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करेगी। कौन कौन से पार्टी हैं या फिर कौन कौन से कंपनीज हैं जो ये इस विंड पावर प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए या इस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करने के लिए कौन कौन एप्लीकेबल होगा या फिर कौन कौन पार्टी जो है एलिजिबल है। तो इसका ये टर्म्स एंड कंडीशन लेंगे कौन कौन सा एलिजिबल होगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो सपोज एलिजिबिलिटी में एक डोमेस्टिक हो सकता है, इंडियन पार्टी। ठीक है, दूसरा ओवरसीज पार्टी हो सकती है। ठीक है, थर्ड ये दोनों का जॉइंट। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कौन कौन सा पार्टी इन्वेस्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती है। अभी फोर्थ यहाँ पे वो डाल सकती है एक्सपीरियंस, यानी एलिजिबिलिटी के अंडर में ही आ जाएगी वो एक्सपीरियंस, यानी कि जो कंपनी इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहती है उनका क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये चीज़ें अब ये एक्सपीरियंस भी वो सेट कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम। जनरली मैक्सिमम नहीं होता है बट मिनिमम एक्सपीरियंस होता है, सपोज 10 ईयर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और वो डाल सकती है, नेटवर्थ क्या है कंपनी का, यानी कि अगर कोई भी 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर लगाना चाह रहा है तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो भी
पार्टी या फिर जो भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होना चाहती है उस पार्टीज़ का नेटवर्थ क्या है, कि उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे नेटवर्थ वो सेट कर सकती है। अभी यहाँ पे नेटवर्थ 1000 करोड़ का है तो उनके हिसाब से हो सकता है, सपोज वो रखे कि उसका नेटवर्थ 500 CR होना चाहिए या फिर 5000 CR होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन जो भी इनका एलिजिबिलिटी या फिर ये जो अपना रिक्वायरमेंट सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे इंडियन पार्टी अगर इन्वेस्ट करती है या फिर इंडियन पार्टी इस प्रोजेक्ट में बिड करेगी या ओवरसीज पार्टी में बिड करेगी या दोनों ज्वाइंट करके बिड कर सकती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही ये सेट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बिड करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टीज सपोज यहाँ पे इन्होंने 2 पार्टीज ने बिड किया, सपोज यहाँ पे सिंगल 2 पार्टीज ने बिड किया, ज्वाइंट सपोज 3 पार्टी ने बिड किया। ठीक है, अभी 3 पार्टी जब बिड करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है ये अपना सबसे पहले स्टडी करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारा कॉस्टिंग क्या हो सकता है और प्लस हमारा प्रॉफिट, दोनों देखकर ये बिड करेंगे कि जो 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं हमारा कॉस्टिंग क्या हो सकता है। सपोज कॉस्टिंग है इनका हो सकता है 900 CR किसी का 950 CR, किसी का हो सकता है कि इससे भी कम हो। तो ये क्या करते हैं, अपना प्राइस कोट करते हैं। ठीक है, प्राइस, अब ये प्राइस कोट करते हैं कि हम कितने प्राइस पे हम आपको जो है प्रोजेक्ट बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हर एक और क्वालिटी, हाँ फोर्थ यहाँ पे ये भी आती है कि क्वालिटी, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो चीज़ें वह प्रॉपर क्या क्या मटेरियल यूज़ होना चाहिए, ये भी चीज़ें कभी स्पेसिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग पार्टी का जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो टेंडर फ्लोट करिए उनका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें को देखकर जो प्राइस बेस्ट प्राइस कोट करता है प्लस उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, ये चीज़ों को देखकर ये पार्टी डिसाइड करेगी फिर किसको प्रोजेक्ट देना है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट देने के लिए एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाती है कि सपोज ये अगर ये सारे पार्टीज इन्वॉल्व कर रही है तो कोई भी अगर ये हाँ सपोज ये पार्टी का टेंडर फ्लोट कर रही है तो जो भी पार्टीज इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगी या इसके ऊपर काम करना चाहेगी वो चीज़ों का ये बिडिंग प्रोसेस एक लाएंगे। अब वो बिडिंग प्रोसेस को लाने के लिए इनका एक मिनिमम कॉस्ट होता है। ठीक है, क्या कॉस्ट हो सकती है, वो कॉस्ट उनका 10 CR हो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, या फिर 100 CR कुछ भी हो सकता है, बट ये अपना सेट करते हैं। और यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर ये पार्टीज बिड कर रही हैं तो बिड करने के लिए इनको गारंटी देना पड़ता है। ठीक है, गारंटी हम लोग आगे का सेशन में देखेंगे, बट गारंटी देना पड़ता है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट आपको एक बार अलॉट होने के बाद आपको वो चीज़ों पे प्रॉपर काम करके देनी है। ठीक है, ये चीज़ें ये इनका क्राइटेरिया में आता है। अभी सपोज क्यों आता है, इसका रीज़न सिंपल सा है कि कोई भी पार्टी अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट किया या बिड में पार्टिसिपेट किया, अगर वो पार्टिसिपेट करने के बाद अपने आप को ये नहीं करना चाहिए, कॉल बैक नहीं करना चाहिए। मैंने बिड में पार्टिसिपेट किया और बिड में पार्टिसिपेट करने के बाद बिड मेरे फेवर में भी आई बट उसने विड्रॉ कर लिया, तो जो भी इनका कॉस्टिंग इस प्रोजेक्ट को बिड करने में इस कस्टमर को लगा या फिर इस कंपनी को जो लगा वो कहाँ से रिकवर करेगी, वो रिकवर इस गारंटी के थ्रू करती है। ठीक है, कि कोई जो भी बिड में पार्टिसिपेट करना है उनको ये नहीं होना है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार आपको बिड में पार्टिसिपेट किया और बिड अगर आपको आपके फेवर में आ गई, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते हो। अगेंस्ट इन द सेंस आप उसको कॉल बैक नहीं कर सकते क्योंकि आपने इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने मीट किया। इनका मिनिमम कॉस्टिंग के हिसाब से इन्होंने जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो भी बिडिंग प्रोसेस चालू की उसमें आप मीट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर जो बिड है इंडियन पार्टी को मिला, ठीक है, अभी इंडियन पार्टी को मिला तो फिर इंडियन पार्टी इसके ऊपर काम करेगी। तो ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट हो गया इनका लोकल,
ठीक है। अभी इसका एग्जांपल हो सकता है कि कोई रोड प्रोजेक्ट बन रहा हो, सेपरेट में बोल रहा हूँ, इससे अलग जैसा एग्जांपल में आती है जनरल में कि आप देखेंगे कि जो भी इंडिया में रोड बनती है वो डोमेस्टिक पार्टी भी बनाती है, अलग भी बनाती है। बट सपोज यहाँ पे इनको इंडियन पार्टी ये मिली, ठीक है। अभी यहाँ पे ओवरसीज़ पार्टी भी मिलता है, ठीक है, स्टैंड अलोन ओवरसीज़ पार्टी। स्टैंड अलोन जब भी इनको प्रोजेक्ट में मिलेगा तो सपोज हम लोग अपोजिट केस में जाते हैं, जैसे कि ये जो पार्टीज है आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के बाहर हो रही है, ठीक है। और तो ओवरसीज़ पार्टी जो है हमारा इंडियन पार्टी हो गया है, यानी कि इस कंट्री के हिसाब से आउट ऑफ इंडिया के लिए ओवरसीज़ पार्टी हमारा इंडियन पार्टी हो गया। अभी इंडियन पार्टी जब इसमें इन्वेस्ट पार्टिसिपेट करेगी और बिड इनके फेवर में आएगा तो इनको इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर जब ये काम करते हैं तो इनके फेवर में जब आते हैं ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर में आता है, यानी कि ये हम लोग ये चीज़ें जो है बेसिक जो वर्ड्स आ रही है, गारंटी, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करके जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे बेसिक कहाँ पे अप्लाई होती है, फिर कहाँ पे चीज़ आती है, वो चीज़ हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी अगर आउट ऑफ इंडिया ये चीज़ होगी, प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट हो रहा है और उस केस में हमारा इंडियन पार्टी ने बिड उनके फेवर में आई है, ठीक है, तो बिड उनके फेवर में आने के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इंडियन पार्टी ओवरसीज़ में खड़ा करेगी या ओवरसीज़ में इनको बनाएगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के अंडर में ये कवर होता है, सेपरेट गाइडलाइंस है। सेम वे यहाँ पे इंडियन प्लस ओवरसीज़ दोनों हो सकती है, तो ये दोनों जेवी बनाते हैं, जॉइंट वेंचर, ठीक है। एक इंडियन पार्टी ने प्लस ओवरसीज़ पार्टी ने दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर यानी कि अलग एंटिटी खड़ा किया इन्होंने। इस अभी जो भी ये प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करेगी ये एंटिटी ये जो सेपरेट जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया वो एंटिटी इसके ऊपर काम करेगी जिसमें दोनों पार्टी का शेयर्स रहेगा, यानी कि दोनों पार्टी का अपना अपना रहेगा। अब ये हो सकती है जो शेयर है 40-50 हो, 50-50 हो। ये इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कोई अगर जॉइंट वेंचर में जाना चाह रहा है तो जॉइंट वेंचर का जो लोकल जो बिडर होंगे और जो ओवरसीज़ बिडर होंगे दोनों का क्या क्या शेयर्स हो सकते हैं, शेयर उनका क्या क्या रेशियो हो सकता है कि आप 50% पे जॉइंट वेंचर बना रहे हो या 40-60 पे बना रहे हो या 60-40 पे बना रहे हो, ये चीज़ें इसमें आती है। अभी सपोज ये जो हमने एग्जांपल लिया ये इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। अभी जब इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही है और इंडियन पार्टी को मिला है तो इसमें सबसे पहला हमने देखा कि बिड में पार्टिसिपेट किया, बिड पार्टिसिपेट करने के बाद बिड इनके फेवर में आई है, ठीक है। अब बिड जब इनके फेवर में आई तो इनका एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये सिर्फ बिड के लिए एलिजिबिलिटी था। बिड आपको एक बार मिल गया तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें आपका पेमेंट टर्म्स सारे डिसाइड होंगे। तो जनरल जो पेमेंट टर्म्स होते हैं हमने 4 मेथड्स ऑफ पेमेंट लास्ट सेशन में देखा था। तो जनरल जो पेमेंट टर्म्स होते हैं क्या होता है, उनका जो रेशियो ब्रेक होता है इस तरह से होता है 10% एडवांस, 80% एलसी और बैलेंस 10% रिटेंशन। ये जनरल होता है, ये चेंज हो सकता है, किसी का 5% हो सकता है, यहाँ 75 हो सकता है, यहाँ पे 15 हो सकती है। तो ये बट ये जो हम लोग ले रहे हैं बेसिक्स ले रहे हैं या फिर कितना एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि कितना रेशियो में हो सकता है, तो हमने 10, 80 और 10% के रेशियो में लिया। अभी ये जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करने के लिए जो सपोज बी पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को अपने फेवर में जीता,
ठीक है। अब ये बी पार्टी जब प्रोजेक्ट इनके फेवर में आया तो इनको प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेसिक कॉस्ट लगेंगे या स्टार्टिंग कॉस्ट लगेंगे। या मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो बेसिक ये चीज़ें मेरा रिक्वायरमेंट है। सपोज़ विंड पावर बना रहे तो उनको मशीनरी आइटम लगेगी, क्या मशीनरी आइटम है, मैन पावर लगेगा। वो इनिशियल में खड़ा करने में उनको सपोज़ 10% एडवांस, यानी कि 10% एडवांस ये पार्टी को चाहिए। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं तो 10% होता है 100 CR, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए 100 CR का ये फंडिंग इनको चाहिए। अब ये खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से जाते हैं। तो 100 CR का इनको फंडिंग चाहिए। अब ये फंडिंग कौन देगा? ये पार्टी देगी जिसने बीड फ्लोट किया है। लेकिन जब भी ये बीड फ्लोट पार्टी ए ने किया और पार्टी बी को 100 करोड़ का फंडिंग चाहिए, तो ये पार्टी 100 करोड़ का इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट जब ये फंडिंग करेंगे तो वो जस्ट एज ए तो नहीं करेंगे। इनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए होगा कि अगर मैं 100 CR का एडवांस कर रहा हूँ मेरा प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए, कहीं वो बीच में छोड़ नहीं दे, प्रोजेक्ट हाफ में काम करके छोड़ नहीं दे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आप जब भी 100 CR एडवांस करेंगे तो कब, कौन सा सिनेरियो में एडवांस करेंगे? तो ये यहाँ पे एडवांस बीजी डिमांड करते हैं, एडवांस बैंक गारंटी, ठीक है। यानी कि 100 CR का ये एडवांस बैंक गारंटी लेंगे और उसके अगेंस्ट में 100 CR रिलीज करेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी सोचेगा कि जब 100 CR खुद ये ले रहे हैं और 100 CR दे रहे हैं तो फिर दोनों तो इक्विट हो गई, बट ऐसा नहीं है। एडवांस बीजी सिर्फ पेपर फॉर्म में होती है। एक बैंक जो है बैंक गारंटी देती है पार्टी ए के फेवर में कि आप पार्टी बी को 100 CR का फंड्स रिलीज़ करो। अगर ये पार्टी 100 CR का या फिर जो काम स्टार्ट नहीं करती है तो ये बैंक से क्लेम कर सकती है पैसे वापस 100 CR। तो इसका पर्पस यहाँ पे ये होता है, सिक्योरिटी पर्पस है। पार्टी बी को स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए। अब ये फंडिंग पार्टी ए इसको इनेबल कर रही है, लेकिन बीच में वो ये चीज़ नहीं हो या बीच में प्रोजेक्ट बंद नहीं हो, तो इसके लिए वो अपने फेवर में बीजी लेती है, ठीक है। अभी यहाँ पे रिस्क इनके ऊपर भी आ गया, ठीक है, कि वो 100 CR का फंडिंग इन्होंने लिया, अगर वो बीच में छोड़ा तो 100 CR इनका चला जाएगा, क्योंकि जब भी बैंक पैसा एडवांस करेगी तो पैसा क्लेम पार्टी बी से करेगी, ठीक है। तो बैंक एज सिर्फ सिक्योरिटी देती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एक्सिक्यूट किया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो आप दे रहे हैं पार्टी बी के फेवर में वो फेलियर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें एडवांस होती है, एडवांस बीजी है। अभी हम लोग जब भी एडवांस बीजी कवर करेंगे तो गारंटी के सेशन में हम लोग एक साथ ही गारंटी टाइप तो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी यहाँ पे ये चीज़ें होने के बाद 80% LC होती है। तो 80% यहाँ पे LC के अगेंस्ट में पेमेंट होगी। अभी जब LC के अगेंस्ट में पेमेंट होगी तो LC क्यों खोलते हैं? इनका जो गुड्स का रिक्वायरमेंट है, LC यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट। LC ओपन करते हैं कि इनको जो प्रोजेक्ट खड़ा करना है, प्रोजेक्ट इनको जो बनाना है, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनका मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या इनको लगेगी मशीनरी आइटम या फिर जो बेसिक चीज़ें होती है उनको विंड प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए जो मटेरियल लगेगी, वो मटेरियल ये परचेज करेंगे। वो मटेरियल परचेज करने के लिए इनको LC ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। 80% की LC ओपन करेंगे। ये 80% का जो LC है पार्ट में भी हो सकती है, 10% एक बार खुला, 20% एक बार खुला, 30% एक बार खुला, वो पार्ट में भी हो सकती है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेंगे और इस लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के बाद इनको मटेरियल सप्लाई होगा और इस मटेरियल के बेसिस पे ये प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे और पेमेंट उसके अकॉर्डिंग इनको रिलीज होगी। ये लेटर ऑफ क्रेडिट का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अब बैलेंस 10% है। बैलेंस 10% इनका रिटेंशन पेमेंट होता है। रिटेंशन पेमेंट मतलब कि आप जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं या फिर कोई भी सामान आप लेते हैं तो आपको क्या मिलती है? वारंटी पीरियड मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने गुड्स कोई परचेज किया तो 1 साल की वारंटी, 1 साल में कुछ अगर ख़राब हुई तो वो आपको या इधर रिप्लेस करके देंगे या फिर ये आपको बना कर देंगे, करेक्ट करके देंगे। यहाँ पे सेम वे यहाँ पे होती है कि प्रोजेक्ट इन्होंने बना कर एक बार हैंड ओवर किया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद उनका एक मिनिमम होता है कि 2 साल मेंटेनेंस पीरियड या फिर जैसा बोल सकते हैं कि 2 साल तक आपका प्रॉपर चलेगा। कुछ अगर आती है, कुछ
खराबी आती है तो वो उसको सही करके देंगे, करेक्ट करके देंगे। उन अगर कोई मशीनरी रिप्लेस करना होगा तो वो चीज़ें वो करके देंगे, ठीक है। तो ये होती है रिटेंशन। अगर यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, प्रोजेक्ट खड़ा होने के बाद, प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है, प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए लॉस है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, रिटेंशन बीजी लेते हैं। रिटेंशन बैंक गारंटी यानी कि प्रोजेक्ट एक बार शूट हो जाने के बाद, प्रोजेक्ट एक बार रेडी हो जाने के बाद, ये मिनिमम पीरियड के लिए प्रोजेक्ट प्रॉपर एक चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल पा रहा है, बार बार चीज़ें उसमें खराबी आ रही है, ठीक है, तो ये अपना रिटेंशन का जो फंड्स है ये पैसा क्लेम कर सकती है बैंक से, रिटेंशन बैंक गारंटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो ये प्रोजेक्ट का जो बेसिक है, पेमेंट यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल देखा, ये चीज़ों पे बेस्ड पे अदर जो है, यानी कि कुछ अगर अदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, सप्लाई ऑफ मटेरियल होगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ मटेरियल में भी यूज़ होती है। तो ये जस्ट एक आप बोल सकते हैं कि एक हमने एग्जांपल के थ्रू पूरा देखा हमने किस तरह से एक प्रोजेक्ट खड़ा होता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, पेमेंट टर्म्स कैसे मूव होता है, ठीक है, ये है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का जो इलस्ट्रेशन हमने देखा, आगे का सेशन में हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ें हमने वर्ड्स यहाँ पे यूज़ की है उसका धीरे धीरे करके हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।